हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो आज इज मैटर अराउंड अस प्यार पढ़ते हैं। इसका वन शॉट लेक्चर आज आपके लिए रिकॉर्ड कर देता हूँ, ताकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट, जहाँ भी परेशानी हो रही होगी वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। और बेटा इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन, उसका भी लेक्चर बहुत जल्दी बना के दे देता हूँ आपको। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी सारा क्वेश्चन आपके लिए बना के दे देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में 9th में 2 चैप्टर है केमिस्ट्री में। एक चैप्टर तो हम लोग कई बार कर चुके हैं, शायद लाइव में भी कर चुके हैं, उसके एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का। तो इसके लिए मैं आपको जो है बहुत जल्द एनसीईआरटी क्वेश्चन और एग्जाम्पलर का लेक्चर आपको बहुत जल्दी बना के दे देता हूँ, ताकि आपके पेपर्स बहुत अच्छे जाएं। चलिए, वन शॉट लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, चैप्टर तो समझ ही रहे हो, क्वेश्चन से ही शुरू होता है, इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर हैं वो सिर्फ प्योर मैटर है? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसी का पूरा एक्सप्लेनेशन, इसी का पूरा क्राइटेरिया हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, है ना। तो सबसे पहली बात, तुमको आता ही है मैटर किसको कहते हैं, पिछले चैप्टर में तुमने पढ़ा हुआ बेटा, है ना, कि सर हर वो चीज जिसको मास होता है और वॉल्यूम होता है उसको हम मैटर कहते हैं। सही बात, बात भी सही है, ठीक है। अब यहां हम लोग मैटर के पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे बेटा, कि मैटर का आखिर कंपोजिशन कैसे हुआ है। मैटर को हम 2 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, एक प्योर सब्सटेंस हो गया, एक इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। पिछले चैप्टर में ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई मैटर जो है वो पार्टिकल्स से बनी हुई है, ठीक है। पार्टिकल्स में कौन कौन सा पार्टिकल आ जाता है स्पेशली बेटा? एक एटम आ जाता है, एक मॉलिक्यूल आ जाता है, ठीक है। कोई भी मैटर या तो एटम से बना हुआ है या मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अब यहां इसका जो है स्पेशलाइजेशन देखो, अगर सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है, पार्टिकल की जहां भी बात होगी आप इमेजिन कर लेना एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा। अगर मैटर एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है तो फिर मैटर को प्योर सब्सटेंस में कैटेगराइज करेंगे, और अगर वो अलग अलग टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है, मतलब मिक्सचर टाइप है, ठीक है, तब वो इम्प्योर सब्सटेंस हो गया, ठीक है। अब ये प्योर सब्सटेंस जो है वो 2 टाइप के होंगे बेटा, एक एलिमेंट हो जाएगा, एक कंपाउंड हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि एलिमेंट एक ही टाइप के एटम्स से बना हुआ होता है, और कंपाउंड जो है वो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होता है। सही बात है बेटा, इसीलिए प्योर सब्सटेंस हो गया, एक टाइप के पार्टिकल से बना है तो प्योर सब्सटेंस हो गया। और इम्प्योर वाले में, ठीक है, एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। आगे बात करेंगे ही इसके बारे में, ठीक है। आप कहोगे सर ये होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है? बेटा बात करेंगे उसके बारे में आगे, ठीक है। अभी बस आपको बता रहा हूं कि ये एक टाइप के पार्टिकल से बना है तो प्योर हो गया, और अलग अलग टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है तो इम्प्योर हो गया। अब एलिमेंट को जब हम क्लासिफाई करते हैं बेटा, तो एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, एक मेटालाइड होता है। तीनों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में हम लोगों को स्पेशली मैटर के प्योरिटी के बारे में पढ़ना है, कि अगर प्योर मैटर है तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, उसके क्या कैरेक्टर्स होंगे, और जब इम्प्योर हो जाता है तब उसके क्या कैरेक्टर्स होंगे। सही है ना बेटा? चलो, अब देखो, प्योर सब्सटेंस मैंने आपको बता ही दिया, ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। और पार्टिकल्स मतलब मैंने अभी तुरंत आपको बता दिया, पार्टिकल्स स्पेशली यहां 2 टाइप के आएंगे, एक एटम्स आएगा, एक मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है बेटा। तो ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। जैसे गोल्ड, गोल्ड जो बना हुआ है सिर्फ गोल्ड के एटम्स से बना हुआ है। ऑक्सीजन जो बना हुआ है सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स से बना हुआ है। हाइड्रोजन बना है तो सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स से बना है। अब वाटर, ये तो बेटा कंपाउंड है, ये तो मॉलिक्यूल से बना हुआ है। H2O होता है ना फॉर्मूला, एक से ज्यादा एलिमेंट्स जब एक साथ आ रहे होते हैं फिर तो कंपाउंड हो जाता है ना बेटा। तो ये और कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है,
ठीक है, तो वाटर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल मतलब H2O से बना हुआ होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी होगा तो उसके मॉलिक्यूल CO2 के फॉर्म में होंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिर्फ और सिर्फ CO2 से बना हुआ होगा, वाटर सिर्फ और सिर्फ H2O से बना हुआ होगा, हाइड्रोजन H से बना होगा, ऑक्सीजन O से बना होगा, गोल्ड AU से बना होगा। तो एक ही टाइप के एटम्स से बना हुआ होगा, या फिर बेटा एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा। इसको घेर देता हूं, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा, तो बेटा प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। सही है, सही है। अब प्योर सब्सटेंस के कैरेक्टर्स पढ़ते हैं बेटा। क्या क्या कैरेक्टर्स हैं हमारे प्योर सब्सटेंस के? ए प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस मतलब क्या? एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है। जैसे मान लो इसको हम जो है इसको हम एक कॉपर का पीस मान लेते हैं, कॉपर का पीस मान लेते हैं बेटा, ठीक है, कॉपर का पीस मान लेते हैं। तो ये या Ag का पीस कहोगे सर कलर चमकीला है, आप Ag का ही पीस मान लो, ठीक है, Ag का ही मान लेते हैं। चांदी का एक टुकड़ा यहाँ रखा हुआ है। तो बेटा ये जितने सारे एटम्स हैं ना, जितने सारे एटम्स मिलके इसको बना रहे हैं ना बेटा, ये सारे के सारे कौन से एटम्स हैं? Ag एटम्स हैं। सारे के सारे एक ही टाइप के एटम्स हैं, इसीलिए कंपोजिशन होमोजीनियस हो गया। अब तो होमोजीनियस का मतलब थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर यही अलग अलग टाइप के पार्टिकल से बना हुआ होता, मान लो मिक्सचर की कैटेगरी में चला जाता, तो फिर वो हेट्रोजीनियस हो जाता। तो अगर प्योर है तो या तो एक ही टाइप के एटम से बना हुआ होगा या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा बेटा। इसीलिए कहते हैं प्योर सब्सटेंस होमोजीनियस इन नेचर होता है, ठीक है। ए प्योर सब्सटेंस हैज अ डेफिनिट सेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बताओ, एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है, एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है, तो सबका फिजिकल प्रॉपर्टी भी एक जैसा होगा, सबका केमिकल प्रॉपर्टी भी एक जैसा होगा। अलग अलग टाइप के पार्टिकल होते तब ना बेटा अलग अलग होता, समझ रहे हो? एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी एक जैसे होंगे। जो पहले Ag का होगा वही दूसरे Ag का भी होगा, वही इस पूरे मैटर का होगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी भी एक जैसा, केमिकल प्रॉपर्टी भी एक जैसा, ठीक है। cannot be separated into other kinds of matter by physical processes, ठीक है। इसको किसी दूसरे टाइप के मैटर में कन्वर्ट किया जाना संभव नहीं हो पाएगा किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। एग्जाम्पल, वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस which can't be separated into hydrogen and oxygen gas by general physical method, ठीक है। जैसे मान लो H2O है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं ना, इसको एसिडुलेटेड कर लेते हैं पहले वाटर को, मतलब इसमें कुछ क्वांटिटी एसिड की मिला देते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्या किसी जनरल फिजिकल मेथड से आप इसको दूसरे मैटर में कन्वर्ट कर सकते हो, H2O2 में कन्वर्ट कर सकते हो? आप कहोगे नहीं सर, क्या वाटर को छान देंगे तो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग हो जाएगा? ठीक है, नहीं होगा, है कि नहीं? क्या उसको ठंडा कर देंगे तो क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अलग हो जाएगा? वाटर तो वाटर ही रहेगा ना, ठीक है। जब तक केमिकल मेथड या कोई कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल मेथड अप्लाई नहीं किया जाए तब तक कोई भी मैटर जनरली अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ता, ठीक है बेटा, अगर वो प्योर है तो। इसीलिए लिखा हुआ है कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेसेस, ठीक है बेटा। तो ये प्रॉपर्टीज हो गए प्योर सब्सटेंसेस के, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंसेस में क्या क्या आ रहा था बताइए? एक एलिमेंट आ रहा था, एक कंपाउंड आ रहा था। देखो कैसे लिंक कर रहा हूं एक एक चीज को। प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आ रहा था बेटा? एलिमेंट आ रहा था, कंपाउंड आ रहा था। अब एलिमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि ये एक ही टाइप के एटम्स से मिलकर बना हुआ होगा, ठीक है ना बेटा। और कंपाउंड एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा, इसलिए एलिमेंट भी प्योर है और कंपाउंड भी कैसा होता है बेटा? प्योर होता है। अब एलिमेंट कहा किसको जाता है? सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज नॉन एज एलिमेंट, ठीक है। जैसे मान लो इसको जो है इसको AU मानते हैं, गोल्ड मानते हैं हम लोग,
ठीक है बेटा। तो क्या लिखा है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ये भी गोल्ड का एटम, ये भी गोल्ड का एटम, ये भी गोल्ड का, ये भी गोल्ड का, जितना सारा है सब गोल्ड का। मतलब एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हुआ होता है कोई भी एलिमेंट। ठीक है, इसीलिए एलिमेंट को बेटा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर भी कहा जाता है। प्योर तो है ही, प्योरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो, मतलब कोई भी एलिमेंट आप ले लो ना, वो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है ना, इसीलिए भी इसको सब्सटेंस कहा जाता है। क्योंकि सब्सटेंस देखो, मैटर का ऐसा फॉर्म सब्सटेंस होता है जिसमें किसी तरह की इंप्योरिटीज नहीं होती। मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ जो मैटर का फॉर्म होता है बेटा, उसको हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट कई सारे स्टेट्स में, तीनों स्टेट्स में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों स्टेट में पाया जा सकता है बेटा। ठीक है, अगर सॉलिड स्टेट, अब देखो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, सब सॉलिड स्टेट है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में ना आना, ये गलत लिखा हुआ है। लिक्विड स्टेट में जो मेटल पाया जाता है बेटा, मरकरी होता है। ब्रोमीन जो है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल में। ठीक है, नॉन मेटल में, इसका मेटल से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक मेटल है मरकरी, जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। याद रखना, क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक है, और गैस में तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सब जो है ये सब पाया जाता है। तो अगर मेटल के स्टेट्स की बात करें तो तीन के तीनों फिजिकल स्टेट्स जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर होते हैं, तीन के तीनों स्टेट्स में पाया जाता है मेटल, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, एक मेटल, एक नॉन मेटल और एक मेटलाइट, तीनों पढ़ना है बेटा हम लोगों को। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। जैसे गोल्ड हो गया, क्या हो गया बेटा, मेटल। ठीक है, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया। ठीक है, ये सब क्या है बेटा, नॉन मेटल। समझ रहे हो। वैसे सल्फर जो है वो येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है, आगे किसी इमेज में आपको दिखेगा, है ना। तो ये जो है ये नॉन मेटल्स में चला आता है, और सिलिकॉन जो है वो बेटा मेटलाइड में चला आता है। तो अगर हम एलिमेंट को क्लासिफाई करें, कितने ग्रुप में कर सकते हैं बेटा, 3 ग्रुप में कर सकते हैं। एक मेटल हो गया, एक नॉन मेटल हो गया, एक मेटलाइड हो गया। अब तीनों के बारे में आगे इन डिटेल पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, है ना। मेटल को कैसे पहचाने, मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे पहचाने। पहली बात, मेटल्स आर मैलिएबल, इसको आप पीट पीट करके पतले से पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। मतलब मेटल में क्या होता है बेटा, मैलिएबिलिटी होती है। गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, आप इसको पतले से पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। और पेपर के ख्याल से ये याद रखना, गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल, है ना। सबसे पतला सीट आप गोल्ड से बना सकते हो। दूसरा, मेटल्स आर डक्टाइल, मतलब मेटल को हम चाहें तो पतले से पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। घर में हम लोग वायर यूज करते हैं ना, तो जब उसका इंसुलेशन आप हटा के देखोगे, कवर पीवीसी वाला, वो हटा के देखोगे तो अंदर में कई सारे पतले पतले वायर्स बेटा मिल जाएंगे। मतलब मेटल को पतले से पतले वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए कहते हैं मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ले लो, कॉपर जो है वो एक डक्टाइल मेटल है, इसलिए उसका वायर हम बना पाते हैं। मेटल्स आर सोनरस, अब ये सोनरस मतलब क्या हो गया बेटा, ठीक है, मतलब जब आप इसको किसी तरह से हैमर करोगे ना, ठीक है, तो ये स्पेशल कैटेगरी का साउंड प्रोड्यूस करता है ना। मेटल में ये प्रॉपर, अपने मंदिरों में जो है, मंदिरों में घंटियां लगी हुई देखी होगी, ठीक है, जब उसको बजाते हैं तो अच्छी सी साउंड आती है बेटा, है ना। मतलब मेटल को जब हम हैमर करेंगे तो वो एक अच्छी तरह का साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ये मेटल के प्रॉपर्टीज हो जाते हैं बेटा। आगे देखो,
मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये बात तो आप जानते ही होंगे। इसीलिए मम्मी क्या करती है, कढ़ाई जो लेती है, फ्राइंग पैन वगैरह जो होता है, वो मोस्टली हम लोग मेटल्स का यूज करते हैं या फिर उसके एलॉय का यूज करते हैं। अब कहोगे सर एलॉय क्या होता है? बेटा इसी चैप्टर में आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। एलॉय में जल्दी से जंग नहीं लगता, ठीक है। तो मेटल्स जो है वो गर्म हो जाता है ना। अगर कढ़ाई मान लो गैस पर चढ़ी हुई है, उसको हम छूने की कोशिश करें बेटा, क्या होगा? हाथ जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि मेटल गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है बेटा, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है। आप वायर जो बनाते हो मेटल का ही ना बनाते हो बेटा, ठीक है। तो ये तो करंट कैरी कर ही लेता है, ठीक है। तो ये गुड कंडक्टर हो गया हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, ठीक है। एग्जाम्पल में गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ठीक है, ये सब है। मेटल्स आर लस्ट्रस, ठीक है। मेटल्स जो है वो लस्ट्रस होता है। अब ऐसा क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इसमें स्पेशल टाइप का शाइन होता है, अलग तरह की चमक होती है ना। तो हम लोग कहते हैं मेटल्स जो है वो लस्ट्रस होता है, ठीक है बेटा। समझ में आ रही है सारी बातें? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेटल्स की बात हो गई, अब बेटा हम लोग नॉन मेटल्स की बात करते हैं। और मैंने आपको कहा था ना कि सल्फर जो है वो पीले कलर का है। आप देख लो, होता है पीले कलर का, ठीक है। एग्जैक्ट कलर इसका यही है। इससे पहले जो आपने देखा था वो उसका एग्जैक्ट कलर नहीं था, ठीक है। तो नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब मारोगे टूट जाएगा। आप इससे से पतला सीट नहीं बना सकते, ठीक है। आप इससे से पतला वायर नहीं बना सकते। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। यही है ना, मेटल का जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी लेके चलता है ना बेटा, ठीक है। नॉन मेटल मैलिएबल भी नहीं होगा, डक्टाइल भी नहीं होगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, ठीक है। जैसे नॉन मेटल में कार्बन का एक फॉर्म आता है बेटा, ग्रेफाइट, ठीक है ना। ये गुड कंडक्टर होता है। पढ़ोगे आप 10th में इसके कंपोजिशन के बारे में, फिर आपको पता चल जाएगा ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काहे होता है, ठीक है बेटा। नॉन मेटल्स लस्ट्रस भी नहीं होंगे, हल्की फुल्की चमक होगी, अब मेटालिक लस्टर नहीं होगा, मेटल के जैसा नहीं होगा। और ये सोनरस भी नहीं होगा। आप ही बताओ, जब इसको मारेंगे, हैमर करेंगे तो ये टूट ही जाएगा, तो टूटने की साउंड आएगी ना बेटा। हल्की फुल्की जो है कुछ इधर उधर टाइप की साउंड आ सकती है, अच्छी सी साउंड तो नहीं आएगी, ठीक है। तो बेटा ये सोनरस भी नहीं होता है ना। अब तीसरा क्या था? तीसरा क्या था? क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? प्योर सब्सटेंस पढ़ रहे हैं। दो तरह के प्योर सब्सटेंस होते हैं, एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है। तो अभी हम लोग उसी प्योर सब्सटेंस में एक एलिमेंट पढ़ रहे हैं बेटा, है ना। और एलिमेंट की 3 कैटेगरीज हैं, एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। अब तीसरा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, मेटालाइड। मेटालाइड को सेमी मेटल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है। तो आप इसको मेटल और नॉन मेटल के बाउंड्री लाइन पे रख सकते हो, कुछ इधर से कुछ उधर से, मिक्स टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज होती है ना। एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज व्हिच आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। तो आप उसको सेमी मेटल्स या क्या कहते हो बेटा? मेटालाइड्स कहते हो, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ मेटालाइड्स आर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ये सब मेटालाइड होता है बेटा। बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, ठीक है। ये सारे के सारे बेटा मेटालाइड्स में आ जाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है, ठीक है। अब कहोगे सर अगर हमको मेटालाइड की प्रॉपर्टी पेपर में आ जाए तब क्या करेंगे? ठीक है, तो बेटा मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर है, इसको सेमी कंडक्टर कर देना। समझ रहे हो? मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर है, इसको बेटा सेमी कंडक्टर कर देना। मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, नॉन मेटल्स के लो होते हैं, इसका इंटरमीडिएट कर देना बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बात समझ में आ रही है? इस तरह से काम कर सकते हैं बेटा।
चलो अब दूसरे प्योर फॉर्म के बारे में बात करते हैं, कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। ये क्यों प्योर है? क्योंकि एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, इसलिए ये प्योर है ना। ए कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। अब देखो बेटा, कंपाउंड बनता कैसे है, कंपाउंड बनेगा कैसे? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दो या अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होंगे, दो या अलग अलग तरह, मतलब दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जो फिक्स्ड रेशियो बाय मास में कंबाइन करेंगे, तब जाके जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब कहोगे सर ये क्या है, ये आपने क्या कह दिया, समझ में तो आया ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आया सर, बाउंस करके निकल गया सर। बेटा एक काम करो, H2O ये कंपाउंड है ना, पहले तो ये पहचानो, ये कंपाउंड है ना, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स एक साथ हैं। तो जब दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स एक साथ आने लगते हैं तो बेटा कंपाउंड बनता है। पहली बात तो ये हो गई। और जब भी कंपाउंड बनेगा तो फिक्स्ड रेशियो बाय मास में कंबाइन करेगा तभी बनेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर में, या आपको पता ही है, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो बेटा सोचो जरा सा कि हमेशा बारिश क्यों नहीं होती रहती है? हमेशा बारिश होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू H2O, हमेशा बारिश होनी चाहिए। नहीं होता है, क्यों बेटा? क्योंकि फिक्स्ड रेशियो बाय मास में अवेलेबल नहीं है, मिक्सचर के फॉर्म में अवेलेबल है। अब ये फिक्स्ड रेशियो बाय मास क्या होता है, इसके बारे में बताता हूं, जिससे कंपाउंड बन जाता है ना। जब दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो बाय मास में कंबाइन करेंगे तो बेटा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल बताता हूं, एक्सप्लेनेशन बताता हूं। देखो H2O, अब हाइड्रोजन का मास होता है बेटा 1 AMU, आप आगे जाके पढ़ोगे 11th में, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो कितना एटॉमिक मास यूनिट हो गया? 1, या इसको हम लोग 1U भी लिखते हैं, 1 यूनिट भी लिखते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स याद रख लेने हैं, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ मासेस याद रख लेने हैं, ताकि अगर पेपर में आए तो हम एग्जाम्पल से उसको सेटिस्फाई कर सके। दूसरा ऑक्सीजन है बेटा, इसका मास होता है 16 AMU, तो आप इसको 16U लिख सकते हैं, ठीक है। अब कितना हाइड्रोजन है बेटा? 2 हाइड्रोजन है, और मास कितना होता है? 1 AMU, तो 1 × 2 हो गया रेशियो, एक एलिमेंट खत्म हो गया, हाइड्रोजन खत्म हो गया। दूसरा ऑक्सीजन, ये तो एक ही है ना, इकलौता एटम है ना बेटा, तो ऑक्सीजन का एक एटम का मास रख देंगे 16, ठीक है। तो 2:16 हो गया। अब जब इसको आप सिंपल रेशियो में लाते हैं तो 1:8 हो जाता है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 1:8 के रेशियो में कंबाइन करेगा तो H2O का फॉर्मेशन होगा। बाकी किसी भी रेशियो में अवेलेबल है तो फॉर्म नहीं करेगा। मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 2:9 के रेशियो में अवेलेबल है, 1:19 के रेशियो में अवेलेबल है, 3:25 के रेशियो में अवेलेबल है। तो अब आप ही बताओ, क्या यहां वाटर का फॉर्मेशन होगा? फटाफट लिखो कमेंट बॉक्स में, फटाफट लिखो बेटा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मतलब नहीं होगा, ठीक है। आप शायद यही लिख रहे होगे। तो यहां क्या है, अब शायद आपको कंपाउंड का डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड इज अ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्यों? तो भाई एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है। किस पार्टिकल से बना है? तो मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है। तो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, जो 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट से बनता है। जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन होता है, H2 और O2 रिएक्शन करता है बेटा, तब जाके H2O बनता है। वैसे तो नहीं बनता, ये आपको भी पता है। टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, और ये मास के फिक्स्ड प्रोपोर्शन से, फिक्स रेशियो से ही फाइंड आउट होता।
चलो एक एग्जाम्पल आपको और बताता हूं, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है बेटा, C+O2 इज इक्वल टू CO2। अब ये CO2 जो बना होगा इसका हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका हम लोग जो है कैलकुलेशन देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट, ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट, उसी तरह कार्बन का मास बेटा 12 यूनिट होता है, कार्बन का मास 12 यूनिट होता है। तो अब यहां एक कार्बन है बेटा, ये बना कैसे होगा, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग। ठीक है, फिक्स रेशियो बाय मास में ही बनेगा, तब जाके कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, कार्बन एक है तो 12 यूनिट हो गया, ऑक्सीजन 2 है ना तो 16, एक का 16 तो 2 का 16 इंटू 2 तो 12 रेशियो 32 हो गया बेटा। ठीक है, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 के रेशियो में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ तभी CO2 का फॉर्मेशन होता है, किसी भी अनाप शनाप रेशियो में मिलने से फॉर्म नहीं करेगा। मान लो यहां हम 3:16 ले लेते हैं, ठीक है, यहां हम 3:18 ले लेते हैं, ठीक है, नहीं ना होगा। 3:10 ले लेते हैं, नहीं ना होगा। ठीक है, किसी भी रेशियो में कंबाइन कर दोगे तो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब तक फिक्स रेशियो कॉम्बिनेशन नहीं शो करेगा तब तक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं बेटा, देखते हैं क्या होता है, क्या कहता है। एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कंबाइन टुगेदर केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो। स्वाभाविक है, अभी हमने बताया आपको कि जब तक केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा। ठीक है, और दूसरी बात कि इसका रेशियो भी फिक्स रहा होगा, तब जाके जो है 3:8 ही ना है, देख लो ना 3:8 ही निकाले हो ना। जब तक ये 3:8 के जो है रेशियो में कंबाइन नहीं किया होगा तब तक इस कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा। द कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय केमिकल प्रोसेस। स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक है ना, किसी फिजिकल प्रोसेस से आप कैसे अलग कर दोगे। ठीक है, कभी कभार कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे मान लो थोड़ा सा फिजिकल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर लो, जैसे H2O की बात कर लो, इसको आप सारे 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हो तो H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन बेटा नॉर्मल कोई फिजिकल प्रोसेस से ये अलग तो नहीं हो पाया ना, समझ रहे हो। इसीलिए कहा जाता है कि कंपाउंड्स के कंस्टिट्यूएंट्स को अगर अलग करना है, मतलब कंपाउंड जिस चीज से बना हुआ है, जिन एलिमेंट से बना हुआ है, अगर अलग करना है तो आपको केमिकल मेथड्स यूज करने होंगे, केमिकल प्रोसेसेस यूज करने होंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, क्योंकि केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया है, केमिकल चेंज हो गया है, और केमिकल चेंज में कोई भी जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूएंट से एंटायरली डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे देखो कार्बन जल सकता है, मान लो कोयला ले लेते हैं, कोयले में कार्बन है, जल सकता है। ऑक्सीजन उसको जला सकता है। अब CO2 जो बन रहा है ये ना जल सकता है ना जला सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है बताना जल्दी से, क्या करता है, क्या कर सकता है, बुझा सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी तो बिल्कुल अलग हो गई ना बेटा। ठीक है, तो कंपाउंड्स जब बनता है तो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट से, ध्यान से सुनना, कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग हो जाती है, एंटायरली डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अब चलो इम्प्योर सब्सटेंस में चलते हैं बेटा, मिक्सचर में चलते हैं। ओके, इम्प्योर सब्सटेंस है ना, अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स, अलग अलग टाइप के एटम्स, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब मिक्स होते हैं तब बेटा मिक्सचर बनता है, तो इम्प्योर होता है। एक ही टाइप का पार्टिकल है तो प्योर होता है। ठीक है, तो ए मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। देख लो बेटा, या कंपाउंड्स या तो 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स मिले होंगे या कंपाउंड्स मिले होंगे। अब एलिमेंट्स है तो ऑब्वियसली आप यहाँ एटम्स रख सकते हो, कंपाउंड्स है तो ऑब्वियसली आप यहाँ मॉलिक्यूल्स भी रख सकते हो। तो अलग अलग टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स, कंपाउंड्स अगर मिल रहे हैं, नोट केमिकली कंबाइन टुगेदर, और केमिकल कॉम्बिनेशन ही फिजिकली आपने मिला दिया, फिजिकली आपने मिला दिया, आपने चीनी ले लिया,
C12H22O11, ठीक है, और नमक ले लिया NaCl, ठीक है, और दोनों को आपने फिजिकली मिला दिया। बताओ क्या नया बिल, क्या नया आपने ले लिया, क्या नया आपने बना लिया? ठीक है, उसमें नमक की भी प्रॉपर्टी कंटिन्यू कर रही है, चीनी की भी प्रॉपर्टी कंटिन्यू कर रही है, थोड़ा थोड़ा सा मीठा, थोड़ा थोड़ा सा नमकीन आपको लग रहा है, पानी मिला दो, सबसे बढ़िया उसमें पानी मिला दो, थोड़ा थोड़ा सा मिला के पी लो, पानी की भी प्रॉपर्टी हो गई, नमक की भी प्रॉपर्टी हो गई, चीनी की भी प्रॉपर्टी हो गई, मतलब यू आर अबाउट टू प्रिपेयर इलेक्ट्रॉल पाउडर, ठीक है ना? तो कोई नया चीज तो बना नहीं बेटा, है ना? तो इट मींस अलग अलग टाइप के सिर्फ पार्टिकल्स अवेलेबल हुए, कोई नया चीज ऑब्टेन नहीं हुआ, मतलब आपने मिक्सचर बना लिया। तो केमिकली कंबाइन नहीं करवाया आपने, बस फिजिकली उसको मिक्स कर दिया और कुछ नहीं किया। जैसे एग्जाम्पल में ले लो, एयर में बहुत सारी चीजें हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, बस मिला हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। मिल्क हो गया, इसमें भी ढेर सारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, बस मिले हुए हैं। नमकीन, ठीक है, ये देख लो नमकीन, इसमें क्या हो गया, कौन सा नया चीज आपने बना के यहां रख दिया? कुछ नहीं बनाया आपने, बस खाली मिक्स किया हुआ है। हर टाइप की प्रॉपर्टी, जो जो कंस्टिट्यूएंट है सबकी प्रॉपर्टी कंटिन्यू कर रही है, बस आपने मिक्स किया है इसको। चाय, ठीक है, क्या करते हो इसमें, क्या करते हो? चीनी डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, पानी डालते हो, दूध डालते हो, सबकी प्रॉपर्टी तो बेटा कंटिन्यू कर ही रही है, कोई नया सब्सटेंस बनने को नहीं है बेटा लाल, ठीक है, मतलब मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर है। अब कहोगे सर ये होमोजीनियस क्यों लिखा हुआ है, ये हेट्रोजीनियस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपने तो पढ़ाया कि कंपाउंड होमोजीनियस होता है, एलिमेंट होमोजीनियस होता है, एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है तो होमोजीनियस है। सर फिर ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैसे? तो बेटा मिक्सचर का क्लासिफिकेशन है, ये मैटर का क्लासिफिकेशन नहीं है, मिक्सचर का क्लासिफिकेशन है। ध्यान से सुनो, अगर बहुत अच्छी तरह से सारे कंस्टिट्यूएंट्स मिल गए, होमोजीनियस हो गया, ठीक है। और अगर कोई पार्टिकल ज्यादा है, जैसे मान लो, जैसे मान लो, जैसे मान लो, जस्ट ए मिनट बेटा, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, दिया हुआ ही नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता। मान लो कि एक गिलास है जिसमें गंदा पानी है, ठीक है, ग्लास ले लो, ग्लास के अंदर आप जो है मडी वाटर ले लो, ठीक है, तो मिलाओगे बैठ जाएगा, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, इस टाइप से बैठ जाएगा, ठीक है। तो वो कैसा हो जाएगा बेटा, इक्वल रेशियो में तो नहीं मिला हुआ है ना। तो अगर या इसी का एग्जांपल ले लो, क्या ये इक्वल रेशियो में मिला हुआ है? नहीं सर, कहीं जो है, कहीं जो है एक पार्टिकल, एक तरह का पार्टिकल ज्यादा है, कहीं जो है दूसरे तरह का पार्टिकल ज्यादा है। तो अगर इरेगुलर ढंग से मिला हुआ है बेटा, तब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। और अगर रेगुलर ढंग से एक पार्टिकल, फिर दूसरा पार्टिकल, फिर एक पार्टिकल, फिर दूसरा पार्टिकल, फिर वही पार्टिकल, फिर दूसरा पार्टिकल, फिर वही पार्टिकल, फिर दूसरा पार्टिकल, मतलब इक्वल रेशियो में मिला हुआ है ना, अच्छी तरह से मिला हुआ है ना बेटा, तो मिक्सचर होमोजीनियस हो जाता है, ठीक है। और अगर अलग अलग रेशियो में मिला हुआ है तो हेट्रोजीनियस हो जाता है। बस बात यही है। लेकिन मामला यहां यह है कि मिक्सचर इंप्योर है तो होमोजीनियस मिक्सचर भी इंप्योर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी इंप्योर है, ठीक है ना, ये कंफर्म है। क्योंकि अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं तो ऑब्वियसली ये जो है ये इम्प्योर ही होगा, अनडाउटेडली इम्प्योर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दो टाइप के मिक्सचर होते हैं बेटा, एक होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, ठीक है। अगर पार्टिकल्स इक्वली मिले हुए हैं, ठीक है, इक्वल रेशियो में थ्रू आउट द मिक्सचर जो है पार्टिकल मिला हुआ है बेटा, तो होमोजीनियस हो गया। और अगर
अनइक्वल रेशियो में मिला हुआ, अनाप शनाप रेशियो में मिला हुआ, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो मिक्सचर बेटा हेट्रोजीनियस हो जाता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है बेटा, तो यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। अब चलिए, तो मैंने बता ही दिया आपको कि दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, ठीक है, इक्वली, जैसे चाय में चीनी, दूध, पानी सब इक्वली मिला हुआ रहता है ना बेटा, तो होमोजीनियस हो गया। ठीक है, और अगर हम ग्लास में गंदा पानी ले लें, ठीक है, मड्डी वाटर ले लें, तो उसमें तो जो है पार्टिकल्स इक्वली मिले हुए नहीं रहते ना बेटा, तो फिर वो क्या हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस क्या है। ये क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर्स में, कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देख लो इसको अच्छी तरह से। समझा तो मैंने दिया ही है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? ए मिक्सचर इन विच डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, बहुत अच्छी तरह से मिला हुआ है, तो होमोजीनियस हो गया। ए मिक्सचर इन विच डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, इक्वली नहीं मिला हुआ है, अच्छी तरह से इक्वल रेशियो में नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना, तो फिर वो क्या हो गया? हेट्रोजीनियस हो गया। दे कैन नॉट हैव फिजिकली डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, मतलब बहुत अच्छी तरह से मिला हुआ है, ऐसा नहीं है कि चीनी अलग दिख रहा है, दूध अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं है, सब अच्छी तरह से मिल गए हैं, है ना, चाय पत्ती अलग दिख रही है, ऐसा नहीं है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं है बेटा। लेकिन हेट्रोजीनियस में आपको डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज दिखती है ना, सारे पार्टिकल्स आपको अलग 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 अलग, कहीं ज्यादा कहीं कम करके आपको दिखते हैं। आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पानी है, यहाँ मिट्टी है, यहाँ बालू है, इस तरह से पार्टिकल्स आपको दिख जाते हैं, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। साइजेस ऑफ पार्टिकल्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, मिक्स हो जाते हैं ना, तो ठीक से दिखाई भी नहीं देते, ठीक है। हेट्रोजीनियस के पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, आपको नेकेड आई से भी दिख जाते हैं, है ना। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी इजीली सीन, इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं ना होमोजीनियस के, वो इजीली दिखाई नहीं देते, ये आपको इजीली दिखाई देते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, बहुत आसानी से दिखते हैं। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड, इसके कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए आपको दिमाग लगाना होगा कि सेडिमेंटेशन करें, डिकेंटेशन करें, गर्म करें, ठंडा करें, ठीक है, तो या डिस्टिलेशन कर दें, ठीक है, मतलब अलग अलग तरह के दिमाग लगाने होंगे आपको, और इसके कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो इजीली सेपरेटेड हो जाते हैं। पानी में अगर मिट्टी मिला हुआ हो, ग्लास में आप रखो, तो धीरे धीरे देखोगे मिट्टी का सेडिमेंटेशन हो जाता है, ठीक है। पानी पूरा क्लियर तो नहीं हो पाता, लेकिन काफी हद तक पार्टिकल्स बेटा सेपरेट हो जाते हैं, तो इजीली सेपरेट हो सकता है, ठीक है। या अगर पानी लेके थोड़ा सा गर्म कर दो, तो वाटर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में आप जो है किसी कंटेनर में सिस्टम लेके कनेक्ट कर सकते हो वाटर को, वाटर वेपर गया, कूल कर लिया, वाटर अलग कलेक्टेड हो गया और मिट्टी अलग हो गई, मतलब इजीली कभी कभी तो छानने से भी सेपरेट हो जाएगा। ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। स्टेबल का मतलब डिकेंटेशन, ये सेडिमेंटेशन नहीं हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चाय हमने बना लिया, ठीक है, तो अब उसकी चीनी नीचे बैठ जाएगी, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। और ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी कम दिखाता है हेट्रोजीनियस, है ना। एग्जाम्पल में हो गया शुगर सॉल्यूशन, मान लो आप शरबत बना लेते हो, ठीक है, शरबत आपने बना लिया पीने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, उसकी चीनी नीचे बैठ जाती है क्या? नहीं, चीनी और पानी इक्वली मिक्स्ड है, ठीक है, नहीं बैठेगी नीचे। लेकिन अगर हम शुगर और सैंड का मिक्सचर कर लें, शुगर और सैंड का मिक्सचर कर लें, तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या इक्वली मिक्स कर पाएंगे उसको? शरबत बनाए थे, इक्वली मिक्स हो गया था, क्या इसको इक्वली मिक्स कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मिल्क भी आपका हेट्रोजीनियस में ही आता है, आगे और क्लियर हो जाएगा। इंक भी हेट्रोजीनियस में ही आता है बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन में आता है। पेंट हो गया, वुड हो गया, ब्लड हो गया, ये सब जो है सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ना। सोडा वाटर हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं, विनेगर हो गया, ठीक है, अचार वगैरह में जो डाला जाता है, एयर हो गया, ठीक है, ये सब होमोजीनियस में आ जाता है। अब एयर पर आप क्वेश्चन मार्क ले सकते हैं कि सर क्या एयर हमेशा होमोजीनियस होता है? नहीं बेटा, एयर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धूल भरी आंधी चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, ठीक है, तो अब उस समय कहोगे कि एयर होमोजीनियस हो गया, तो ये कहना गलत होगा, है ना।
तो ये होमोजीनियस की प्रॉपर्टी हो गई, ये हेट्रोजीनियस की प्रॉपर्टी हो गई। समझा मैंने दिया ही है डिटेल में, आप इसको निश्चित नोट डाउन कर लेना, और नोट डाउन करके इसमें जो भी आपको लगेगा कि ये 3 डिफरेंस पूछे जाते हैं, 5 डिफरेंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये हमको दिमाग में रखना चाहिए, तो आप रख लेना उसको। अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है, अब इसमें कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है, ये बताना है हम लोगों को। तो बेटा सोडियम, ये तो एलिमेंट हो गया, एलिमेंट के लिए हम लोग E यूज करते हैं, कंपाउंड के लिए C और मिक्सचर के लिए M यूज कर लेते हैं। ठीक है, सॉइल ये तो मिक्सचर होता है बेटा, बहुत सारी चीजें मिली हुई होती है। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, शरबत अगर आपने बना लिया, मिक्सचर है। सिल्वर ये तो एलिमेंट है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट ये कंपाउंड है बेटा, क्योंकि इसमें क्या है ना CaCO3 है, तो अलग अलग एलिमेंट्स जो है एक साथ आ जाते हैं, केमिकली कंबाइंड होके आ जाते हैं, तो बेटा ये कंपाउंड हो जाएगा। टिन ये आपका एलिमेंट हो गया, सिलिकॉन एलिमेंट हो गया, कोल इसको आप मिक्सचर में रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोल में कार्बन के साथ और भी ढेर सारी इम्प्योरिटीज होती है, सिर्फ कार्बन ही नहीं होता। एयर ये भी आपका मिक्सचर हो गया। सोप इसको भी आप मिक्सचर में ही रखेंगे। ठीक है, क्यों मिक्सचर में रखेंगे, क्योंकि बेटा सोप बनाने के लिए सोप मॉलिक्यूल भी होता है, प्लस इम्प्योरिटीज भी इसमें होती है, जैसे सॉल्ट वगैरह भी इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, मीथेन ये तो बेटा कंपाउंड हो गया, CH4 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी कंपाउंड हो गया, CO2 होता है। ब्लड ये आपका मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने एलिमेंट भी पढ़ लिया, कंपाउंड भी पढ़ लिया, मिक्सचर भी पढ़ लिया, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आराम से एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर हमने क्लासिफाई कर लिया। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब मान लो एक क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में कि भाई कंपाउंड में और मिक्सचर में 3 डिफरेंस लिखो, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ ये वाटर की लहरें जो उठ रही है, टाइड्स जो आ रहे हैं, तो बेटा है तो वाटर ही। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, अब कहोगे सर इसको देख के तो मुंह में पानी आ रहा है ना, मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि मैं भी पसंद करता हूँ ये खाना। ठीक है, तो लेकिन इसमें इसको अगर अभी क्लासिफाई करना है, अब यहाँ बोर्ड में से निकाल के तो ना तुम खा सकते हो ना हम खा सकते हैं, लेकिन क्लासिफाई करना है तो बेटा ये मिक्सचर की ही कैटेगरी में आएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वली मिला हुआ नहीं है बेटा। तो कंपाउंड में आपने क्या पढ़ा, एलिमेंट कैसे कंबाइन करता है, केमिकली कंबाइन करता है और नए केमिकल्स फॉर्म करता है, मतलब ये केमिकल चेंज हो गया, यहाँ रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज हो गया। लेकिन जब मिक्सचर बनाते हो तो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू सब्सटेंस और कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ठीक है ना, कोई नया चीज नहीं बना, है ना। मैंने कुछ देर पहले भी आपको समझाया था कि पानी में हमने चीनी मिला लिया तो क्या नया बना लिया। पानी अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करती है, चीनी अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करती है, कोई नया चीज तो हमने नहीं बना लिया वहां। ठीक है, कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, स्वाभाविक है, कंपाउंड का फिक्स्ड कंपोजिशन है, फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास में कंबाइन करता है। मिक्सचर इसका वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है। ठीक है, जैसे पानी में जो है हमने थोड़ा सा चीनी मिला लिया, चाहे तो थोड़ा सा नमक भी मिला लें, चाहो तो थोड़ा सा उसमें जो है नींबू भी मिला लो। ठीक है, चाहो तो नहीं पीना, चाहो तो थोड़ा सा मिट्टी भी मिला लो, थोड़ा सा बालू भी मिला लो, जो मिलाना है मिला लो। ठीक है, तो मिक्सचर तो बना ही सकते हो, अलग अलग वेरिएबल कंपोजिशन लेके बना सकते हो। कंपाउंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, मैंने बता ही दिया बेटा आपको कि जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन जल सकता है, ऑक्सीजन जला सकता है, CO2 ना जल सकता है ना जला सकता है। H2 प्लस O2, हाइड्रोजन एक बहुत ही शानदार फ्यूल है, क्योंकि आपको पता होगा शायद कि हाइड्रोजन का हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है, जल के बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, तो हाइड्रोजन जल सकता है, ऑक्सीजन जला सकता है, और पानी जो बन गया ना जल सकता है ना जला सकता है। ठीक है, तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है, कंपाउंड बन जाने के बाद जो प्रॉपर्टी होती है, वो उसके कंस्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग हो जाती है। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है बेटा, उसके कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी रिटेन करती है, कंटिन्यू करती है। पानी में चीनी मिला दिया तो पानी की भी प्रॉपर्टी है, चीनी की भी प्रॉपर्टी है, दोनों की प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है,
कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय ओनली केमिकल मेथड, इसको सिर्फ केमिकल मेथड से उसके कंस्टिट्यूएंट्स में निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको फिजिकल मेथड से आराम से जो है अलग अलग फिजिकल मेथड यूज करके इसके कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स को, ठीक है। कंपाउंड कंसीडर्ड प्योर सब्सटेंस, स्वाभाविक है, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, प्योर सब्सटेंस होगा। और इसमें तो अलग अलग टाइप का मॉलिक्यूल ना मिक्स हो जाता है बेटा, तो आप इसको क्या कहिएगा, मॉलिक्यूल भी, एलिमेंट भी, मतलब कंपाउंड भी, ठीक है, एटम्स भी, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, मिक्स हुए रहते हैं, तो आप उसको क्या कहोगे, इम्प्योर कहोगे। इट इज ऑलवेज होमोजीनियस, स्वाभाविक है, कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट कंपोजिशन है, तो हमेशा होमोजीनियस होगा। इसका कोई कांस्टेंट कंपोजिशन नहीं है बेटा, ठीक है। अब कहोगे कभी कभी हो सकता है सर, कभी कभी नहीं हो सकता है, तो चलो ठीक है, कांस्टेंट कंपोजिशन में मिक्सचर बना रहे हो, होमोजीनियस मान लो, इक्वली मिला हुआ है तो होमोजीनियस मान लो, ठीक है, और नहीं मिला हुआ है तो हेटेरोजीनियस कंसीडर कर सकते हो, बस और कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब अगले नंबर में आओ बेटा, सॉल्यूशन, ठीक है। इस चैप्टर का जो है मेन फोकस आता है सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड, ठीक है। मिक्सचर्स जो हम लोग बनाते हैं, क्योंकि मिक्सचर्स इक्वल रेशियो में मिलके बना सकते हैं, मिला के बना सकते हैं, होमोजीनियस बना सकते हैं, ठीक है। तो हेटेरोजीनियस भी तो बना सकते हैं, ठीक है। अब इस तीनों में क्या है, मिक्सचर जो आप बना रहे हो, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस कैटेगरी का, अलग अलग कैटेगरी का, तो सॉल्यूशन जो है ना वो होमोजीनियस कैटेगरी होती है बेटा, पढ़ाऊंगा अभी। सस्पेंशन हेटेरोजीनियस कैटेगरी आ जाती है, ठीक है। और कोलाइड जो है ना, जैसे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड आपने पढ़ा, मेटल की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग, नॉन मेटल की अलग, और मेटलॉइड दोनों की मिक्स्ड प्रॉपर्टी, बस वही बात है। सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड जो है वो होमोजीनियस जैसा दिखता है, होता हेटेरोजीनियस है बेटा। हाथी का दांत वाला हाल है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, है ना, दिखने में होमोजीनियस जैसा लगेगा लेकिन कंपोजिशन हेटेरोजीनियस है। मतलब सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों की प्रॉपर्टी उसमें आपको दिखाई देगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि होमोजीनियस मिक्सचर है दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस का, ठीक है। चाहे आप सॉल्ट और वाटर को इक्वली अच्छी तरह से मिला लो, एरेटेड ड्रिंक्स हो गए, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, एयर है, टिंचर आयोडीन हो गया, ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से मिला हुआ रहता है, इक्वली मिला हुआ रहता है, तो बेटा होमोजीनियस हो गया, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन बनता है बेटा, इसके दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट, ठीक है। जैसे ये पानी है, तो पानी क्या हो जाएगा बेटा, ये सॉल्वेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में खुद में चीनी को घुला सकता है, ठीक है। तो जो घुला सकता है वो सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो घुल सकता है, मान लो ये सॉल्ट है या शुगर है, कुछ भी है, ये डिसॉल्व हो सकता है, तो बेटा ये सॉल्यूट हो जाएगा। मतलब जो डिसॉल्व होगा वो सॉल्यूट होगा, और जिसमें डिसॉल्व होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन सिर्फ तब जब इक्वली मिला हुआ होगा, जब ये होमोजीनियस नेचर का होगा, होमोजीनियस नेचर का होगा, सिर्फ तभी हम इसको सॉल्यूशन कह सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पहली बात तो पता ही है आपको, मैंने अभी तुरंत बताया, होमोजीनियस, ये एरेटेड ड्रिंक है हम लोग जो पीते हैं बेटा, तो होमोजीनियस इन नेचर होता है। इसका पार्टिकल साइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो पार्टिकल साइज जो है इसका लेसर देन 1 nm इन डायमीटर होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, नेकेड आई से दिखता नहीं है, है ना। इट इज स्टेबल, ठीक है। अब पानी और चीनी, ये मान लो हमने एक कंटेनर ले लिया, इसमें हमने पानी रख दिया, H2O रख दिया, ठीक है, और इसमें हमने मिला दिया, इसमें हमने मिला दिया चीनी, ठीक है, बढ़िया से स्टरर लेके अच्छी तरह से मिला दिया, तो क्या होता है, चीनी नीचे बैठने लगती है मिल जाने के बाद। क्या आप कहोगे नो सर ऐसा तो नहीं होता, मतलब मिल जाने के बाद स्टेबल होता है, ठीक है,
इजीली सेपरेट आउट नहीं हो जाता है, खुद से सेपरेट आउट नहीं हो जाता है ना। तो ये स्टेबल होता है। इसके पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, स्वाभाविक है, घुल जाने के बाद पार्टिकल नेकेड आई से नहीं दिखती। कंस्टिट्यूएंट्स कांट बी सेपरेटेड विथ फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर मतलब एक समझ लो ना, जैसे छानते हैं ना हम लोग किसी चीज को, ठीक है, तो लेबोरेटरी में एक पेपर होता है फिल्टर पेपर, आप उससे छान के देख लो। ऐसा नहीं होगा कि पानी अलग हो जाएगी चीनी अलग हो जाएगा, ठीक है, छनेगा भी तो दोनों साथ साथ आएगा, ठीक है। अगर हेट्रोजीनियसली मिक्स होता, नॉन यूनिफॉर्म रेशियो में मिक्स होता, ठीक है, जैसे पानी में मिट्टी मिला लो, सस्पेंशन बना लो आप, ठीक है, तो फिर आप देखोगे कि छानने के बाद मिट्टी अलग हो जाती है, पानी अलग हो जाती है काफी हद तक, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से छान के आप अलग नहीं कर सकते। इट डजंट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, ठीक है। अगर लाइट को इससे होके पास कर दो तो कोलाइड में और सस्पेंशन में आप देखोगे कि लाइट जब पास होती है ना तो वो विजिबल हो जाती है, क्योंकि वो लाइट को स्कैटर करता है, विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। लेकिन सॉल्यूशन से जब आप लाइट को पास करोगे तो वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं, ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। तो ये जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस दोनों पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में रखो। ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि ये होमोजीनियस बाय नेचर होता है, इसका पार्टिकल साइज लेसर देन 1 nm इन डायमीटर होता है और ये लाइट को स्कैटर नहीं करता। कौन? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का अगला जो है प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, अगला कैलकुलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है सर? तो बेटा इस सॉल्यूशन में हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन इट, स्वाभाविक है, सॉल्यूशन बनाए हैं, सॉल्वेंट भी होगा, सॉल्यूट भी होगा, तब तो सॉल्यूशन हुआ है। इस सॉल्यूशन में हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन इट व्हाइल एंड अनदर सॉल्यूशन में हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन इट। अगर किसी मतलब कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को समझने के लिए आप इस चीज को समझो कि किसी में ज्यादा मिला हुआ है, किसी में कम मिला हुआ है। इसमें देख लो आप, पार्टिकल्स की संख्या स्कैटर्ड दिख रही है, बहुत कम दिख रही है, ठीक है, और इसमें पार्टिकल्स की संख्या देखो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहां कॉन्सेंट्रेशन हाई है, पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और यहां डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब पानी ज्यादा मिला हुआ है, सॉल्वेंट ज्यादा मिला हुआ है, और सॉल्यूट के पार्टिकल्स काफी कम है, ठीक है। मतलब कहीं ज्यादा मिला हुआ हो सकता है, कहीं कम मिला हुआ हो सकता है। अब कहोगे सर ये आप क्या बता रहे हैं, इसको मैं क्लियर करता हूं बेटा। देखो अब आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर हम डिसाइड करें बेटा तो यहां हायर कॉन्सेंट्रेशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है क्योंकि पार्टिकल्स ज्यादा मिले हुए हैं, और यहां बेटा लोअर कॉन्सेंट्रेशन है क्योंकि पार्टिकल्स कम मिला हुआ है, ठीक है। यही होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कि भैया गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, ठीक है, कितना सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है, उस सॉल्यूशन को बनाने में यह कॉन्सेंट्रेशन होता है। इसलिए लिखते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इट कैन बी कैलकुलेटेड इन परसेंटेज बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। आपने दवाई वगैरह के जो है दवाई वगैरह की शीशी पर, ठीक है, या बॉटल पर आपने देखा होगा कि ये कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट 5%, वाई कंपोनेंट 3%, ठीक है, जेड कंपोनेंट 2%, ऐसा आपने देखा होगा। तो वो क्या लिखा हुआ रहता है, वो उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ रहता है कि इस सॉल्यूशन में कितना कौन सा चीज डिसॉल्व्ड है, किस परसेंटेज में कौन सा चीज डिसॉल्व्ड है। तो बेटा यही कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन को आप जो है 3 तरीके से निकाल सकते हो। एक मास टू मास कॉन्सेंट्रेशन है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, चूंकि परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन का भी मास दिया हुआ है, ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अगर आपको दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ है, अगर मास दिया हुआ है तो चलो आपने ऐसे निकाल लिया, अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है,
ml वगैरह में कुछ दिया हुआ है, लीटर वगैरह में कुछ दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मतलब आपने वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया। और अगर सॉल्यूट का मास पता हो और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता हो तो भी कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा, ये मास टू वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा। ठीक है, मास टू वॉल्यूम, ये हो गया मास टू मास कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया वॉल्यूम टू वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, और ये हो गया मास टू वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। इस तरह से जो है आप किसी भी सॉल्यूशन में कितना परसेंटेज, कितना परसेंट कौन सा सॉल्यूट डिजॉल्व है आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब कहोगे सर ठीक से समझ में नहीं आया, चलो प्रॉब्लम्स के थ्रू समझते हैं, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे पहला प्रॉब्लम है बेटा, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 25 ग्राम ऑफ शुगर। कोई सॉल्यूशन है जिसमें 25 ग्राम शुगर है और डिजॉल्व इन 175 ग्राम ऑफ वाटर, और उसको 175 ग्राम पानी में डिजॉल्व किया गया। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मास परसेंटेज। देखो लिखा हुआ है ना, क्योंकि यहां भी बेटा मास दिया हुआ है, सॉल्यूट का भी मास दिया हुआ है, शुगर यहाँ सॉल्यूट हो गया चूंकि ये डिजॉल्व होने के लिए आया है, और वाटर यहाँ सॉल्वेंट हो गया चूंकि ये डिजॉल्व करने के लिए आया है। ठीक है, और इसका भी आपको मास ही दिया हुआ है, इसीलिए कह रहा है कि आप मास परसेंटेज निकालो। ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं बेटा, गिवन लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना ग्राम बेटा, 25 ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है बेटा, आपको सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है क्योंकि वाटर क्या है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, अपने में घुला सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली सॉल्वेंट दिया हुआ है, ये आपको 175 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से हमको चाहिए क्या, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्वेंट तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। कैसे बेटा, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, तो 25 ग्राम प्लस 175 ग्राम इज इक्वल टू 200 ग्राम। तो अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू बेटा 100 इज इक्वल टू, सॉल्यूट कितना था आपके पास देख लो, चीनी कितनी थी, 25 ग्राम थी, तो 25 ग्राम हो गया, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपने कितना निकाला दोनों को जोड़ के, तो 200 निकला है। ठीक है, इनटू 100 हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं बेटा, इसको कैंसिल करते हैं, ये हो गया 12.5%। तो शुगर कितना घुला हुआ है, 12.5%। अब समझे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन में, समझ में आ गया, इसी को कहते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेशन, है ना, कितना परसेंट कौन सा चीज किसी भी सॉल्यूशन में घुला हुआ है, दैट वी आर कैलकुलेटिंग एंड इट इज कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एक और प्रॉब्लम था इसमें, 200 ml ऑफ ए सॉल्यूशन, 200 ml ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक से पढ़ो, 200 ml ऑफ ए सॉल्यूशन, मतलब यहां सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम दे दिया है, 200 ml ऑफ ए, इसमें जोड़ना घटाना नहीं है, सॉल्यूशन दे दिया है। 200 ml ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ml ऑफ इथेनॉल, मतलब इसमें इथेनॉल घुला हुआ है, कितना ml बेटा, 20 ml। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालें, तो हमारे पास गिवन में क्या दिया हुआ है, इस बार मास तो नहीं है बेटा, इस बार है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 200 ml, 200 ml ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ml ऑफ इथेनॉल। ठीक है, और बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ये आपको दे दिया है 20 ml। ठीक है बेटा, अब कह रहा है भाई कॉन्सेंट्रेशन निकालो, तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू 100। तो सॉल्यूट कितना है बेटा, 20 ml, सॉल्यूशन 200 ml इनटू 100 कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 2 10 जा 20, बेटा 10% निकल जाता है।
ठीक है, तो मास टू मास भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम टू वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, और इसी तरह से मास टू वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं बेटा। अब चलो एलॉयज की हम लोगों ने बात की थी। एलॉयज को भी बेटा सॉल्यूशन ही माना जाता है। रीजन, ये होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस होता है। ठीक है, अब बच्चे के समझ में ये नहीं आता कि सर ये तो जो है दिख रहा है मेटल के जैसे, तो ये सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा सर, है ना? तो बेटा सॉल्यूशन किसी भी चीज का बनाया जा सकता है। लिक्विड टू लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड टू गैस बना सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड बना सकते हैं, सॉलिड टू सॉलिड बना सकते हैं। बस खाली होमोजीनियस रहेगा तो उसको सॉल्यूशन ही कहा जाएगा। इसीलिए थोड़ी सी अपनी आइडियोलॉजी बदल लीजिए, है ना? तो alloys are a mixture of two or more metals or a metal and a non-metal and cannot be separated into their components by physical methods। ठीक है, अब जनरल फिजिकल मेथड से आप इसको अलग भी नहीं कर सकते। ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, या तो मेटल टू मेटल होगा, मेटल प्लस मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर होगा, या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है ना? तो इसको बेटा हम लोग एलॉय कहते हैं। ठीक है, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स विद नॉन मेटल्स इज नोन एज एलॉय, बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। आप इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी इसको मिक्सचर ही माना जाता है। अब क्यों माना जाता है? क्योंकि ये भी अपने कंस्टिट्यूएंट्स का प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, जैसे ब्रास, पीतल जो होता है, जिसका आप यहां इमेज देख रहे हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 30% जिंक एंड 70% कॉपर। इसमें अगर आप चेक करो तो जिंक की भी प्रॉपर्टी कंटिन्यू करेगी और कॉपर की भी प्रॉपर्टी कंटिन्यू करेगी। मतलब ये मिक्सचर है। ये अलग बात है कि इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, है ना? और वेरिएबल कंपोजिशंस हो सकता है बनाने में, अपने अपने यूज के हिसाब से लोग बनाते हैं एलॉय को भी। ठीक है ना? तो कंपोजिशंस जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, थोड़े से कम ज्यादा हो सकते हैं। तो ये हो गया एलॉय, और एलॉय को भी बेटा सॉल्यूशन ही माना जाता है। अब अगले नंबर में आओ, सस्पेंस। अरे तभी यही इमेज तो देख रहे थे भाई। ठीक है, देख लो देख लो, पार्टिकल्स विजिबल हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों पार्टिकल्स विजिबल हैं भाई? क्योंकि ये हेटेरोजीनियस है, सही ढंग से मिला हुआ नहीं है। पार्टिकल बैठ जाता है, मतलब ये स्टेबल भी नहीं है, अनस्टेबल है। कहीं पार्टिकल्स कम, कहीं ज्यादा, धीरे धीरे सेडिमेंटेशन हो रहा है पार्टिकल्स का। तो प्रॉपर्टीज देख लो। पहला, अच्छा सस्पेंशन मैंने पहले भी बता दिया, फिर देख लो। ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सस्पेंशन। किसी भी दो सब्सटेंस का हेटेरोजीनियस मिक्सचर बेटा सस्पेंशन कहलाता है। ठीक है, तो हेटेरोजीनियस तो है ही, इक्वल रेशियो में नहीं मिला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो हेटेरोजीनियस तो है ही। पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन, बेटा फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर स्टार मार्क कर लो। इसका पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 100 nm इन डायमीटर होता है, और सॉल्यूशन का क्या पढ़े थे अभी? लेसर देन 1 nm इन डायमीटर होता है। ठीक है, इट इज अनस्टेबल, अनस्टेबल तो है ही क्योंकि कांस्टेंट नहीं रह पा रहा है। इट्स पार्टिकल्स कैन बी सीन विथ नेकेड आइज, नेकेड आई से दिख भी रहा है पार्टिकल्स। इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड विथ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से छान के हम चाहें तो मिट्टी और पानी को काफी हद तक अलग कर सकते हैं। इट स्कैटर्स द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, आगे इमेज में दिखा दूंगा। ये भी जो लाइट अगर इससे आप पास करो तो ये लाइट को स्कैटर करता है, इसीलिए जब लाइट इससे पास होती है तो लाइट फिर विजिबल हो जाती है। ठीक है, तो ये लाइट को स्कैटर करता है बेटा। अब चलो कोलाइड्स में मैंने जो बताया था, बड़ा नटखट है, बड़ा नटखट है, दिखने में होमोजेनियस है, कंपोजिशन चेक करो तो हेटेरोजेनियस है। ठीक है, तो ए होमोजीनियस एपियरिंग है, देख लो क्लियर है बेटा। ए होमोजीनियस एपियरिंग हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हाथी का दांत है ना, खाने का और दिखाने का और, दिखने में होमोजीनियस दिखेगा। ठीक है, और है कैसा? हेटेरोजीनियस है। प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज अ हेटेरोजीनियस, इट इज हेटेरोजीनियस इन नेचर, इट इज होमोजीनियस इन अपीयरेंस,
पार्टिकल साइज बिटवीन 1 nm एंड 100 nm। फिर इसको दिमाग में रख लो, इसको दिमाग में रख लो। और बेटा पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आइज, पार्टिकल नेकेड आई से नहीं दिखेगी, और ये भी लाइट को स्कैटर करेगा, चूंकि पार्टिकल के साइज बड़े होते हैं, और जहां भी पार्टिकल का साइज बड़ा होगा वो लाइट को स्कैटर करेगा। और इसको बेटा हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, है ना। आगे दिखाता हूं मैं आपको, और भी प्रॉपर्टीज कुछ बाकी है, पहले देख लो। ये स्टेबल होता है, जल्दी से अनस्टेबल नहीं हो पाता है, स्टेबल होता है, कांस्टेंट रहता है। इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कांट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से इसको जो कहोगे कि छान के अलग कर सकते हैं। अब जैसे मिल्क है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो क्या करोगे, इसके पानी को और इसके प्रोटीन को, इसके फैट को, सबको छान छान के अलग कर सकते हो क्या? आप कहोगे नहीं सर, फिल्टर पेपर डालेंगे तो भी पूरा का पूरा दूध छन के आएगा, कुछ क्रीम वगैरह होगी इधर उधर हो जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन कंप्लीटली फिल्टर नहीं कर सकते, है ना। और मैंने तो सोचा कि ये प्रॉपर्टी मिसिंग है इसलिए लिख रहा था, लेकिन ठीक है। इट स्कैटर्स द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, नोन एज टिंडल इफेक्ट। अब कहोगे सर बार बार आप टिंडल इफेक्ट की बात कर रहे हैं सर, टिंडल इफेक्ट होता क्या है? तो पहले बेटा हम लोग टिंडल इफेक्ट ही देख लेते हैं। अब देख लो, ये सॉल्यूशन है, इससे जब लाइट जा रही है पता नहीं चल रहा है, लेकिन इससे जब लाइट जा रही है कोलाइड से, तो ये विजिबल हो जाती है, लाइट को पार्टिकल स्कैटर कर देता है। सस्पेंशन से लाइट जाएगी तो विजिबल हो जाएगा, पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देता है, ठीक है। तो सस्पेंशन भी जो है लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट दिखाता है, कोलाइड भी लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो बेटा लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट जो है वो टिंडल इफेक्ट, देखो ना लिखा हुआ टिंडल इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय मीडियम कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, है ना, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। तो मामला यह है कि अगर पार्टिकल साइज बड़ा होगा, ठीक है, तो लाइट दिखेगा, लाइट को स्कैटर करेगा। पार्टिकल साइज छोटा होगा, लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। अब देख लो बेटा एग्जांपल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लो कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, जिस मीडियम में, अब डिस्पर्सन मीडियम मतलब क्या हो गया बेटा, डिस्पर्सन मीडियम हो गया सॉल्वेंट, जिस मीडियम में पार्टिकल स्कैटर किया हुआ है, पानी के अंदर चीनी स्कैटर किया हुआ है, तो पानी हो गया डिस्पर्सन मीडियम, और डिस्पर्स्ड फेज जो है या डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स जो है वो हो गया बेटा सॉल्यूट, ठीक है। अरे हर जगह सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो है ही ना। अब किसी भी तरह का सॉल्यूशन बना लो, होमोजीनियस बना लो, हेट्रोजीनियस बना लो, ठीक है। अगर होमोजीनियस बना रहे हो तो वो सॉल्यूशन होता है, और जनरल भाषा में हेट्रोजीनियस भी बनाते हैं तो हम लोग सॉल्यूशन ही कहते हैं उसको, लेकिन अब उसको कोलाइड कहना या फिर सस्पेंशन कहना, चूंकि अब आप इसके बारे में जान चुके हो। जनरल भाषा में हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन इस टाइप का जो है यूज कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो सब में है, भले ही वो इक्वली मिला हुआ है नहीं मिला हुआ है। तो अगर सॉलिड के अंदर सॉलिड का आप कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हो तो बेटा ये सॉलिड सॉल कहलाता है, ठीक है। ठीक से पढ़ लेना इसको, मैं इसको सिर्फ पढ़ना बता रहा हूं आपको, है ना। इसके एग्जाम्पल्स हैं कलर्ड ग्लासेस एंड जेमस्टोन्स। ढेर सारे जेमस्टोन्स हम लोग पहनते हैं, ठीक है, तो वो सब जो है वो सब कोलाइड का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर लिक्विड के अंदर आपने सॉलिड को डिस्पर्स कर रखा है और उससे कोलाइडल सॉल्यूशन बना हुआ है तो बेटा उसको सॉल कहते हैं। जैसे पेंट हो गया, सेल के अंदर जो फ्लूइड हो गया, ये सब सॉल की कैटेगरी में आते हैं, है ना। अगर गैस के अंदर आपने सॉलिड को डिस्पर्स कर रखा है, उससे आपने जो है कोई कोलाइडल सॉल्यूशन स्टडी की है तो बेटा उसको एरोसॉल कहा जाता है। जैसे स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, ठीक है। और अगर सॉलिड के अंदर आपने लिक्विड को डिस्पर्स कर रखा है,
ठीक है। तो फिर टूथपेस्ट वगैरह होता है ना, जेल कहते हैं ना हम लोग उसको, तो फिर इसको जेल कहते हैं बेटा, ठीक है। अब कहोगे सर क्या इतनी सारी चीजें याद रखनी होगी, सबका एग्जाम्पल याद रखना होगा? कोई जरूरी नहीं है बेटा, बस समझने के लिए है ना। एग्जाम्पल्स आप दिमाग में रख लेना, एक आध बार एग्जाम्पल्स देख लेना, क्योंकि कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये जो है ये सॉल्यूशन है कि सस्पेंशन है कि कोलाइड है, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में रहेगा तब तो आप डिसाइड करोगे कि सॉल्यूशन है कि सस्पेंशन है कि कोलाइड है। यहां भी कुछ डाटा है बेटा, इसको भी आप देख लेना, सारे एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छी तरह से आप देख लोगे, ठीक है। कैटेगरी भी दिमाग में रखना, इमल्सन, एरोसॉल, सॉलिड सॉल, फोम, ये सब जो होता है, फोम आता है ना, वो बर्थडे जब होता है हैप्पी बर्थडे टू यू, फोम वगैरह जो उड़ाते हो, तो वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन में ही आता है बेटा। दिखने में होमोजीनियस होता है, एक्चुअली में होमोजीनियस नहीं होता। अब एक बार हमने लगातार अभी सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड पढ़ा है, तो एक बार इसके कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज पर भी हम लोग एक नजर डाल लेते हैं। बेटा सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजीनियस। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस। कोलाइड कैसा होता है? वो भी हेट्रोजीनियस होता है। साइज ऑफ पार्टिकल देख लो, लेसर देन 1 nm इन डायमीटर, याद रखना, ठीक है। सस्पेंशन ग्रेटर देन 100 nm इन डायमीटर, ठीक है। और कोलाइड दोनों के बीच में, बिटवीन 1 nm एंड 100 nm इन डायमीटर, ठीक है। सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा, सस्पेंशन करता है, कोलाइड भी करता है। स्टेबिलिटी अगर देखो तो सॉल्यूशन स्टेबल है, कोलाइड भी स्टेबल होता है, ये बेचारा स्टेबल नहीं हो पाता, ठीक है। अगर फिल्ट्रेशन, आप फिल्टर पेपर जो यूज करते हो, तो सॉल्यूशन के कंस्टिट्यूएंट्स को अलग नहीं कर पाते हो, कोलाइड के कंस्टिट्यूएंट्स को भी अलग नहीं कर पाते हो, सस्पेंशन के कंस्टिट्यूएंट्स को आप फिल्टर पेपर से सेपरेट कर पाते हो, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी थी, टिंडल इफेक्ट हमने बता ही दिया आपको। अब ये देख लो, ये देख लो, चैप्टर के शुरुआत में भी आपने देखा होगा, चैप्टर का जो है वॉलपेपर जो बना हुआ था पहला वाला, ठीक है। तो क्या हो रहा है? फॉग के अंदर लाइट आ रही है। फॉग क्या है? फॉग क्या है? देख लो, फॉग क्या है? फॉग क्या है? किसके एग्जाम्पल में बेटा? कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में है। मतलब फॉग क्या करेगा? लाइट को स्कैटर करेगा, लाइट को विजिबल कर देगा। देख लो बेटा, देख लो बेटा, छन करके लाइट आ रही है और दिखती है, लाइट किधर से जा रही है, लाइट का पाथवे दिखता है। टिंडल इफेक्ट हो रहा है बेटा, ठीक है। मतलब कहने का सेंस, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स tiny droplets of water which act as particle of colloid dispersed in air, ठीक है। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेता है, कोलाइडल इफेक्ट दिखता है, ठीक है, लाइट को स्कैटर कर देता है, ठीक है। अगले नंबर में आते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई पार्टिकल, कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में घुल रहा है, ठीक है। कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में घुल रहा है, तो ये उस सॉल्वेंट की क्या है? सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि वो अपने आप में डिसॉल्व कर रहा है। ये उस पार्टिकल की क्या है? सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि वो डिसॉल्व हो रहा है। समझ रहे हैं? मतलब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एज दैट टेम्परेचर, एट दैट टेम्परेचर। मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है। मान लो जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर हम जो है पानी ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं। कितना लेना है बेटा? 100 ग्राम लेना है, या 100 ml भी ले सकते हो, 100 ग्राम भी ले सकते हो, 100 ml भी ले सकते हो, ठीक है। तो पर 100 ग्राम, मान लो कि पानी तो हमने जो है पानी 100 ग्राम ले लिया, और इसमें चीनी जो हम घुला सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व। क्योंकि होता क्या है कि किसी भी सॉल्वेंट की जो सॉल्युबिलिटी होती है ना बेटा, वो ऐसा नहीं है कि आप 1 गिलास पानी ले लोगे और इसमें 2 kg चीनी घुला दोगे, ऐसा नहीं है। स्पून से, चम्मच से अब चीनी डालते जाओ, घुलाते जाओ, चीनी डालते जाओ, घुलाते जाओ, चीनी डालते जाओ, घुलाते जाओ। एक ऐसा स्टेज आता है जब अब अगर चीनी डाल रहे हैं तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है,
उसकी सॉल्युबिलिटी ही खत्म हो गई, अब डिजॉल्व नहीं हो रहा है। अब अगर चीनी डाल भी रहे हैं तो ऊपर में सूखा पड़ा हुआ है वैसे। ठीक है, तो 100 ग्राम अगर हमने वाटर ले लिया, कितना डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसमें हम कितना चीनी डिजॉल्व कर सकते हैं, कितना चीनी हम इसमें मैक्सिमम डिजॉल्व कर सकते हैं बेटा, वही उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। अब यहां लिखा हुआ है एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। ठीक है, एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। अब कहोगे सर यहां टेम्परेचर से क्या मतलब है, तो बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो सॉल्युबिलिटी कुछ हद तक बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स में वाइब्रेशन बढ़ता है, और पार्टिकल्स में वाइब्रेशन बढ़ेगा तो बीच बीच में और भी कुछ पार्टिकल्स एडजस्ट हो सकते हैं। जैसे आपने कभी ट्रेन में देखा होगा, लोकल ट्रेन जो होती है उसमें अगर आप यात्रा करते हो, ठीक है, तो पहले तो सब लोग बैठे हुए हैं किसी तरह से, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे करके किसी तरह से बैठे हुए हैं, लेकिन जब ट्रेन चलती है ना, हिलती डुलती है ना, तो धीरे धीरे सारे पैसेंजर्स एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, बस वही होता है, पार्टिकल जब हिलता डुलता है ना, ज्यादा वाइब्रेट करता है ना, बीच बीच में कुछ पार्टिकल्स एडजस्ट हो जाते हैं, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है एट अ पर्टिकुलर एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो और ये उसमें एक बोरा चीनी मिला सकते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है, तो टेम्परेचर कैन अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी इन अ सॉल्यूशन, टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है। अब सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला देख लो बेटा, काफी काम आएगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। देखना, कंफ्यूज मत करना, यहां मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ है, यह कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं कॉन्सेंट्रेशन में क्या था, मैं आपको दिखाता हूं कॉन्सेंट्रेशन में क्या था। concentration of a solution देख लो बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 था, इनटू 100 था, इनटू 100 था, इनटू 100 था, नीचे सॉल्यूशन लिखा हुआ था। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं। कहां गया सॉल्युबिलिटी भाई, हाँ यह देख लो, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 है बेटा, यहां सॉल्यूशन नहीं लिखा है, सॉल्वेंट लिखा है। ठीक है, अब देख लो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड कलेक्टेड द डेटा एज गिवन बिलो। ठीक है, एक लड़की है प्रज्ञा, उसने सॉल्युबिलिटी टेस्ट किया 3 अलग अलग सब्सटेंसेस का, 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। अरे यहाँ 3 तो नहीं है भाई, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, अमोनियम, 4 है ना। ठीक है, चलो 4 ही है, जो भी है। तो उसने सॉल्युबिलिटी टेस्ट किया। ठीक है, रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब कहोगे सर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया? ठीक है, ये क्या होता है सर? तो बेटा देखो, या तो आगे होगा, हाँ है, चलो वहां बता दूंगा मैं आपको, या अभी ही बता देता हूं, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है, जैसे मैंने 100 ग्राम वाटर लिया था और 25 ग्राम चीनी मैं उसमें घुला सका, अब उससे ज्यादा नहीं घुल रहा है। ठीक है, मान लो हमने चीनी लिया, पानी भी ले लिया, पानी में थोड़ा थोड़ा सा चीनी घुला रहे हैं, आहा शरबत बना रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, और मीठा और मीठा, थोड़ा सा और मीठा। ठीक है, तो जब तक सॉल्यूट इजीली घुल रहा है ना उसमें, तब तक वो अनसैचुरेटेड है। और किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर अगर सॉल्यूट घुलना बंद हो गया बेटा, तब वो क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड हो जाएगा। जैसे आपको बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, स्कूल से आ रहे हो, ठीक है, अरे मम्मी खाने दो, मम्मी खाने दो। ठीक है, बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी, हल्ला कर रहे हो, मम्मी ने दिया अच्छा अच्छा जो है चीज बना के जो है आपके लिए रखी थी, अच्छा अच्छा जो है बहुत सारा मैटर जो है वो बना के रखी थी। ठीक है, जो जो आपको आपका पसंदीदा खाना है वही सब बना के वहां रखी थी।
फिर आप टूट पड़े उस पर, दनादन आपने खाना शुरू कर दिया, ठीक है, पेट भर गया। मम्मी ने कहा और थोड़ा सा खा लो, माँ तो ऐसी ही होती है ना, और थोड़ा सा खा लो, और थोड़ा सा खा लो। ना मम्मी अब नहीं चलेगा, बस थोड़ा सा 2 क्वार तो खा लो बेटा, ठीक है, वो भी आपने खा लिया। उसके बाद उधर से पापा आते हैं, अरे बहुत कम खा रहे हो, थोड़ा सा तो और खा लो। फिर आपने जो है थोड़ा सा और खा लिया, चलो पापा कह रहे हैं, ठीक है। फिर उधर से दीदी आती है, अरे क्या खा रहे हो, और थोड़ा सा खाओ, दुबले हो जाओगे, ठीक है। फिर आप जो है तुरंत उस चेयर पर से उठ करके वहां से भाग जाते हो, ना जी अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। तो जब भूख लगी थी बेटा, अनसैचुरेटेड कंडीशन था, अब एक भी नहीं वाला, अंदर जो बहुत हो गया, वो पेट दर्द हो रहा, अब नहीं होगा, सैचुरेटेड हो गया। समझ में आ गई बात अब? तो जब इजीली सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर, अनसैचुरेटेड है बेटा, और उसी टेम्परेचर पर अब घुला नहीं जा रहा है, अब घुलाया नहीं जा रहा है, क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। इज दैट क्लियर? देखो, तो बात कर रहे थे हम लोग सॉल्युबिलिटी पर, है ना? तो प्रज्ञा ने सॉल्युबिलिटी दिखाई, टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ बेटा, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा ही है। तो 283 केल्विन पर 21 ग्राम, चूंकि ग्राम में लिखा हुआ है पहले ही कि ग्राम में दिया हुआ है, कलेक्टेड डाटा इज गिवन बिलो, रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एज ग्राम्स। कितना ग्राम डिसॉल्व हो रहा है? 21 ग्राम, 21 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ा 32 ग्राम, और टेम्परेचर बढ़ा 62 ग्राम, और बढ़ा 106 ग्राम, और बढ़ा 167 ग्राम, ठीक है ना बेटा? इसी तरह से पूरा का पूरा डाटा दिया हुआ है। अब इससे क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 Kelvin? 313 केल्विन पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 50 ग्राम वाटर में कितना सॉल्यूट लगेगा? पोटेशियम नाइट्रेट यहां सॉल्यूट है बेटा, कितना पोटेशियम नाइट्रेट लगेगा 330 केल्विन पर 50 ग्राम को सैचुरेट करने में? ठीक है, तो चलो देखते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट है, 313 केल्विन है बेटा, 62 ग्राम लगता है 100 ग्राम को सैचुरेट करने में। और हमको क्या पूछा है? हमको क्या पूछा है बेटा? 50 ग्राम को। तो ओरली ही बना दो ना, अब 62 ग्राम है तो वहां 31 ग्राम लगेगा। अरे 100 ग्राम को सैचुरेट करने में 62 ग्राम लगता है भाई, ठीक है। तो 50 ग्राम को सैचुरेट करने में कितना लगेगा? 31 ग्राम लगेगा, ठीक है। चाहो तो आप फॉर्मूला भी यूज कर लो, फॉर्मूला हमने दे दिया है आपको, ठीक है। तो आप फॉर्मूला भी यूज कर लो, नहीं तो ओरली भी बना लो, क्या फर्क पड़ता है। अगला है, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम क्लोराइड की बात हो रही है, कितना पर बेटा? 353 केल्विन पर, एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। अब लो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बना लिया और उसको ठंडा होने के लिए भी छोड़ दिया। व्हाट वुड सी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स? अब सॉल्यूशन ठंडा कर रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर घटा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी, टेम्परेचर घटा रहे हो बेटा, सॉल्युबिलिटी घटेगी, उसका सॉल्यूट प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा, प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा, धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो ना? फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 K, which salt has highest solubility at this temperature। बेटा 293 K पर चेक कर लो, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी किसका है? हाँ जी, चेक करो, कितना पर चेक करना था बेटा? 293 K पर चेक करना था, 293 K पर, 293 K पर इस पर चेक करना था, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी। रुको मैं कलर चेंज कर देता हूं, इस पर हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी चेक करना था, किसका है? ये 32 ग्राम घुलता है पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम,
अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम, तो अमोनियम क्लोराइड की सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसकी सॉलिबिलिटी बेटा सबसे ज्यादा हो गई। ठीक है। What is the effect of change of temperature on the solubility of salt? मैंने बता ही दिया यार, सॉलिबिलिटी बढ़ेगी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर का ही ना है इफेक्ट ऑफ, हाँ, सॉलिबिलिटी बढ़ेगी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉलिबिलिटी घटेगी अगर टेम्परेचर घटाएंगे। सिंपल सी बात है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने आपको बता ही दिया। ठीक है। अब यहां बात आती है बेटा, ठीक है, दो तरह के चेंजेस होते हैं। ठीक है, मैंने आपको लगातार कई बार बताया है, ठीक है, कि चेंजेस दो तरह का, अभी लेक्चर के दौरान कई बार बताया कि अगर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, अब याद आ रहा है, किसी चेंज में ऐसा चेंज हुआ कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, तो बेटा केमिकल चेंज हो गया। और कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं कर रहा है, फिजिकल चेंज हो गया। आप अलग अलग तरह का मिक्सचर अभी बना रहे थे, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं कर रहा था, ठीक है, मतलब फिजिकल चेंज हो गया। और जब भी कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करेगा तो बेटा केमिकल चेंज हो जाएगा। और एग्जांपल्स देख लो, जैसे मान लो वाटर है, वाटर को हमने ठंडा कर दिया, क्या बन गया? आइस बन गया। तो क्या हो गया? कोई नया सब्सटेंस बन गया क्या? वाटर का भी स्ट्रक्चर H2O, इसका भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर H2O, तो कहां कोई नया सब्सटेंस बना? ठीक है, तो कैसा चेंज हो गया बेटा? फिजिकल चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, जैसे वाटर को आपने क्या किया, अब गर्म भी कर लो, एक बार गर्म भी कर लो, इससे बन गया वाटर वेपर, वाटर वेपर बन गया। क्या हो गया? कोई नया सब्सटेंस बन गया क्या? नहीं बेटा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। वाटर का भी कंपोजिशन H2O, वेपर का भी कंपोजिशन H2O, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं कर रहा है। तो ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं करेगा, वो हो जाएगा फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज हो जाएगा बेटा। ठीक है, और नया सब्सटेंस फॉर्म कर गया, नया सब्सटेंस फॉर्म कर गया, तब क्या हो जाएगा? तब केमिकल चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है, C+O2 इज इक्वल टू CO2, नया सब्सटेंस बन गया। H2 प्लस O2 गिव्स H2O, नया सब्सटेंस बन गया। N2 प्लस H2 गिव्स NH3, नया सब्सटेंस बन गया। ठीक है ना? तो नया सब्सटेंस जहां भी बन रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल उसके कंस्टिट्यूएंट से नहीं मिल रही है, एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी है बेटा, तब वो क्या हो जाता है? केमिकल चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो कुछ डिफरेंसेस भी देख लेते हैं, पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लेना, VVI क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर्स के लिए। ठीक है, कि बेटा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस लिखो। ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस ओनली इफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल चेंज हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड लिक्विड में बदल गया, लिक्विड गैस में बदल गया, पानी बेस्वाद था, चीनी मिला दी, आह मीठा हो गया, थोड़ा सा उसमें और नींबू वगैरह डाल दिए, अरे अब तो और भी अच्छा लग रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, टेस्ट वगैरह, डेंसिटी वगैरह में थोड़ा सा चेंज आता है। ठीक है ना? और जब केमिकल चेंज होते हैं तो यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदल गई, केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल गई। जैसे H2 गैस है, O2 गैस है, H2O बना, केमिकल प्रॉपर्टी तो बदल ही गया, लिक्विड बन गया, फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदल गया। दो गैस कंबाइन करके हमने एक लिक्विड ऑब्टेन कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदलते हुए देखोगे। ठीक है, अब हर बार बदल जाती है ऐसा भी नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया में लिखा जाता है। फिजिकल चेंजेस प्रोड्यूस नो एनर्जी यूजुअली। ठीक है, अगर फिजिकल चेंज हो रहा है तो ना वहां हीट रिलीज होगा, ना वहां हीट एब्जॉर्ब होगी, मतलब ना वो एक्सोथर्मिक होगा, ना वो इंडोथर्मिक होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप केमिकल चेंज देखते हो ना, तो इसमें एनर्जी चेंज होता हुआ दिखेगा, आपको दिखेगा। हीट के फॉर्म में दिख सकता है, लाइट के फॉर्म में दिख सकता है, साउंड के फॉर्म में दिख सकता है। ठीक है, जैसे पटाखा वगैरह फोड़ते हो ना, आग लगाते हो, रिएक्शन होता है, नया सब्सटेंस बनता है, अरे बूम, है ना? तो साउंड के फॉर्म में भी ये दिख सकता है आपको। ठीक है, फिजिकल चेंजेस प्रोड्यूस नो न्यू सब्सटेंस। कई बार मैं बता चुका हूं कि फिजिकल, अभी भी मैं बता रहा था, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज, पता ही है आपको। और भी कुछ डिफरेंसेस देख लो। फिजिकल चेंजेस आर जनरली इजी टू रिवर्स। फिजिकल चेंजेस को हम यूजुअली आसानी से रिवर्स कर पाते हैं। जैसे
पानी से बर्फ बना लो और बर्फ को फिर गर्म करके पानी बना लो, ठीक है। तो जनरली हम रिवर्स कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन केमिकल चेंजेस जो है वो इजीली रिवर्सिबल नहीं है विदाउट एन एडिशनल केमिकल रिएक्शन। कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा तब जाके उसको रिवर्स कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स चेंज इन टेक्सचर, साइज, शेप, वॉल्यूम, कलर, वेट, डेंसिटी। मतलब मैंने पहले ही कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, ठीक है। और इसमें फिजिकल में भी आ सकता है और केमिकल में तो आता ही है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमने आपको बता ही दिए हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है ना, बॉइलिंग ऑफ वाटर। इसके एग्जाम्पल्स में चलते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम को आपने बर्न कर दिया ऑक्सीजन में, बेटा नया सब्सटेंस बन गया, नई प्रॉपर्टी वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। पेपर को आपने जलाया, कार्बन कंटेंट है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। आयरन का रस्टिंग हो गया। ये सब केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। अब फिर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। अब इसमें केमिकल चेंजेस कौन कौन से हैं? क्या ग्रोथ ऑफ प्लांट केमिकल चेंज है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्रोथ ऑफ प्लांट किस चीज से होता है? सेल डिवीजन से होता है, ठीक है। तो इसको केमिकल चेंज की कैटेगरी में नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। प्लांट है, बढ़ता जा रहा है, फिजिकल चेंज है, नेचुरल है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, चलो ये केमिकल चेंज है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फाइलिंग एंड सैंड, आयरन फाइलिंग और सैंड को आप मिक्स कर लो ना जी, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। कुकिंग ऑफ फूड, हाँ जी, इसमें कंपोजिशन चेंज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, चूंकि गर्म वगैरह किया जाता है, तो बेटा ये केमिकल चेंज हो सकता है, ठीक है। हर बार होगा ऐसी भी बात नहीं है। डाइजेशन ऑफ फूड, हाँ ये तो कंप्लीट केमिकल चेंज है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं इसमें, 10th में पढ़ोगे आप। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये केमिकल चेंज नहीं है। बर्निंग ऑफ कैंडल, बेटा ये फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है, तो इसको हम लोग केमिकल में रखेंगे, है ना। उसमें जो वो धागा होता है ना, धागा वो जल रहा होता है, ठीक है ना, तो केमिकल चेंज है। और वो जो वैक्स होता है ना, वैक्स वो पिघल रहा होता है, मतलब फिजिकल चेंज भी है, तो वहां फिजिकल चेंज भी हो रहा है, केमिकल चेंज भी हो रहा है, दोनों हो रहा है बेटा, ठीक है। एंड इट्स ऑल, ठीक है। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका 1 शॉट लेक्चर कंप्लीट होता है। आपके सारे के सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखा है। अब इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा, अब बहुत अच्छी तरह से बना पाओगे। और एक बात और कह देता हूं, ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो बेटा चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी नया लेक्चर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपका कॉन्सेप्ट हर एक मैटर में क्रिस्टल क्लियर होता जाए, जो कि आपके ग्रोथ के लिए, आपकी जिंदगी की ग्रोथ के लिए, आपके कैरियर के ग्रोथ के लिए काफी आवश्यक होता है, ठीक है। और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के बीच में भी लेक्चर्स को शेयर निश्चित कर दिया करो, है ना बेटा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।